पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, उसके अलावा आर्टिकल सर्कल यानी आर्कटिक वर्त, या फिर इक्वेटर भूमध्य रेखा। बताओ सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन इन कर्क मकर रेखाओं से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसको पहले थोड़ा सा समझ ले, आई होप कुछ बच्चों को ये पता भी होगी। अगर मैं इसकी ड्राइंग बनाऊं, कहां पर बनाता हूं, देखो यहां पर बना लेता हूं मैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेना आप, 1 सेकंड रुकिए। देखिए ये होती है हमारी, इसको नीचे ले लेता हूं, ये पता नहीं बार बार क्यों आ रहा है। ये होती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, जो पृथ्वी को बराबर भागों में काटती है, इक्वल भागों में काटती है, उसको क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। इतना समझिए। उसके बाद जब ऊपर जाते हैं, ठीक है, जब ऊपर जाते हैं उत्तरी ध्रुव की ओर, तो उत्तरी ध्रुव की ओर जब हम चलेंगे, इसको साथ के साथ हो सके तो लिख भी लेना, तो उत्तरी ध्रुव की ओर जब हम चलेंगे 23.5 डिग्री, तो जो ऊपर चलेंगे 23.5 डिग्री, ये होती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, ये होती है आपकी कर्क रेखा। उसके अलावा जब हम और ऊपर चलेंगे, अब कितना ऊपर चलेंगे? जब हम ऊपर चलेंगे 66.5 डिग्री, तो जब ऊपर चलेंगे 66.5 डिग्री तो हो जाएगा आपका आर्कटिक वर्त, ये वाला आपका आर्कटिक वर्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नीचे चलेंगे, अगर हमने नीचे चले, कितने चले नीचे? सेम इसका ही, यानी कि 23.5 डिग्री अगर नीचे चले, राइटिंग खराब आ रही है थोड़ा मैनेज कर लेना, तो ये हो जाएगी नीचे चलने पर आपकी मकर रेखा। ठीक है, उसके अलावा जब नीचे आपके 66.5 डिग्री चलेंगे और भी, ये चल के नीचे 66.5 डिग्री, अब कौन सा व्रत हो जाएगा? तो अब हो जाएगा आपका अंटार्कटिक व्रत। इसको आप चाहे लिख सकते हो। अब कौन सा हो जाएगा आपका? अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी को 2 भागों में काट रही है भूमध्य रेखा, इससे ऊपर थोड़ा सा आपकी पृथ्वी होती है, तो इससे ऊपर कौन सी लाइन है? ये वाली है ना आपकी, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा, कर्क रेखा काटती है। ठीक है, तो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश आपका कर्क रेखा। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो कर्क रेखा होती है वो भारत के कितने स्टेट यानी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भाई भारत के 8 राज्यों यानी 8 स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरते हैं, इतना भी आप याद कर लीजिए। और अगर बात करें जल जाता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। इसके आगे भी 1 नंबर की आपकी जो लेयर्स होती है, परतों से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी इंपोर्टेंट लगा लेना, किसी ना किसी एक लेयर से संबंधित एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए अगर मैं इसको बात करूं तो पहले नंबर पर होती है आपकी, मैं लिख लेता हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए, तो पहले नंबर पर होती है आपकी सौरमंडल। ठीक है, दूसरे पर होती है आपकी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरे पर होती है आपकी मध्य मंडल, चौथे पर होती है आपकी वायुमंडल और 5वें पर होती है आपकी बहिर्मंडल। तो ये जो आपके उल्का पिंड होते हैं यानी जो मेट्रोइड होते हैं, तो मेट्रोइड आपके किस में आने पर, किस परत के आने पर जल जाते हैं? ये जल जाता है आपके मध्य मंडल पर, तो इसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, मध्य मंडल पे। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो देखो इसकी ऊंचाई होती है लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है मध्य मंडल। अभी 80 किलोमीटर पता है मैंने क्यों, कहां से लिया है? ये लिया है मैंने आपका एनसीईआरटी की किताबों से। चाहे आप लोग कहीं से भी कितनी ऊंचाई पढ़ लेना, लेकिन जो आपको एनसीईआरटी में जो चीजें गिवन है उसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता, एग्जामिनर भी आपका गलत नहीं काट सकता। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है अगर आपने अपना एग्जाम क्रैक करना है। बाकी के लेयर्स के ऊपर मैंने नोट्स के अंदर डिटेल में चीजें बताई हुई है, उसको आप जाके देख लेना अच्छी तरीके से, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा? बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो मैराथन क्लास में सभी की रखूंगा, आप सभी को पता है मैंने आपकी मैराथन क्लास में हिंदी की कंप्लीट करा दी, हिंदी के अलावा ईवीएस आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा मैथ्स, सबसे ज्यादा डर मैथ्स के अंदर लोगों को होता है, मैंने के अंदर न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिया मैराथन के माध्यम से, पेडागोजी कंप्लीट करा दी। उसके बाद संस्कृत की मैराथन क्लास रखूंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश की मैराथन रखूंगा, और सोशल साइंस और साइंस की भी मैं मैराथन क्लास रखूंगा। तो बेफिक्र रहिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितनी मैराथन क्लासें डालिए यूट्यूब पर सर्च कर लेना सीटेट मैराथन, और उसके बाद मेरा नाम लिख दिया करो सचिन, वो सारी मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड, भूतापीय ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी सब ठीक हो गए, आप लोग पूछते हो और आप लोगों को 31 तारीख तक फिट भी रहना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका,
कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल या फिर अकाउंटेंट, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, इसका उत्तरदायित्व कौन सा है? पहला, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, यानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लैंड का मेजरमेंट करता है ये, उसको सुरक्षित रखना। दूसरा, जो सामूहिक संपत्ति होती है, कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, उसका निर्माण और रखरखाव करना। तीसरा, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। फोर्थ, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी, ये क्या है, भूमि संबंधी विवादों को रोकना। बताओ सही आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये आप 1 नंबर का बहुत बार पूछा जाता है आपके पेपर 2 में, अकाउंटेंट यानी लेखपाल से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर लिए, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से लिए हुए, ठीक है। चलिए, हाँ, नोट्स के अंदर ये सब मिल जाएंगे आपको, विद डिटेल के साथ मिलेंगे, लेकिन कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी इनके अलावा आपको। देखिए, इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट, कि भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ये काम होता है पटवारी का यानी लेखपाल का, क्योंकि भूमि या लैंड से रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, उनको सुलझाता है पटवारी, और इनको तो सुरक्षित रखता ही है, ठीक है। तो आंसर पहला से हो जाएगा। इसके बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, बाकी इसके नाम दिए हुए, जैसे इसको कानून को भी बोलते हैं, लेखपाल तो इसमें दिया ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? संथाल, भीम, गोंड या फिर अहोम? बताओ सही आंसर इसमें आपका क्या होगा। प्रैक्टिस भी साथ के साथ करती है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए, ठीक है। नहीं, सीडीपी अभी मैराथन नहीं हुई, सीडीपी मैराथन होने वाली है, ठीक है, तो बेफिक्र रहिए। देखो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसमें आपका अहोम, ठीक है। ये जो अहोम आदिवासी या जनजाति होती है, तो बेसिकली असम के लोग इनके बारे में जानते होंगे, क्योंकि असम के अंदर आपका ये समाज रहता है, ठीक है, अहोम। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 4 से हो जाएगा। चलिए, अहोम किंगडम के बारे में आई होप आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी होगा, चाहे तो आप पढ़ सकते हो अपने एग्जाम के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? गोदावरी पर, कृष्णा पर, कावेरी पर या फिर महानदी पर? बताओ सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो कृष्ण सागर बांध है, पहले तो ये बता दो ये कहां पर है, तो कृष्ण सागर बांध है आपका कर्नाटक में, ठीक है। और नदियों में किस पर बनाया गया है? आपका सिंपल सा है, कावेरी नदी पर बनाया गया। तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं भाई, मेरी तबीयत खराब नहीं हुई है और ना ही मुझे अपनी तबीयत खराब करनी है 31 तक, वरना आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो मैं अपने लिए बिल्कुल अपना सिक्योर करके चलता हूं अपने आप को, ताकि बच्चों को 31 तक तो सही रख सकूं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का शोध संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम है मैत्री, ये कहां पर स्थित है? एशिया पर, ऑस्ट्रेलिया पर, अंटार्कटिका पर या फिर यूरोप पर? बताओ सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, लेकिन कई बार पूछा भी है, वो है आपका थर्ड, अंटार्कटिका पर। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका मैत्री है, ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा मैत्री के अलावा एक और यहाँ पर है जो सबसे पहला हुआ था, अगर आपको याद हो तो, दक्षिण गंगोत्री के नाम से, दक्षिण गंगोत्री के नाम से ये पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट था। ये भी अंटार्कटिका में ही हुआ था, जो भारत का था, ठीक है। मोस्टली सबसे ज्यादा चाहे हमारे देश का हो चाहे किसी भी देश का हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके अंटार्कटिका में ही मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर इसमें से हो जाएगा आपका तीसरा सी हो जाएगा। चलिए, बढ़ते अब आपके अगले टाइप की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? आजादी, समानता, जीवन या फिर न्याय? बताओ सही आंसर क्या होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके अधिकारों से संबंधित जरूर पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। जितने भी मौलिक अधिकार है उनको अच्छे तरीके से कर लेना, कंफर्म आना है 1 नंबर का अधिकार, ठीक है। और नोट्स के अंदर मैंने चीजें डिटेल में आपको बनाई हुई है। इनके साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैं आपको वो वाली वीडियो भी दूंगा जिसमें कंटेंट आपका डिटेल में दिया होगा। मैंने 1-2 वीडियो डाली भी हुई है, और भी चीजें डालूंगा ताकि आपको कंटेंट वाली भी वीडियो मिले, यानी जैसे जितने भी अधिकार है उनके बारे में आप चीजें डिटेल में पढ़ पाओ। लेकिन आप सभी को पता है मुझे इतने सब्जेक्ट तैयारी करानी पड़ती है बच्चों की, तो सारे सब्जेक्ट को टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। इसलिए मैं बार बार, वरना मुझे कहने की आदत नहीं है कि आपको ये सब चीज नोट्स के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ोगी ना, तो देख लेना कितनी सारी एनसीईआरटी की किताबें हैं। मैं कहता हूँ आप लोग 10 दिन में भी नहीं पढ़ पाओगे अगर आप इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे, इतनी होती है। और फिर उसके अंदर से पॉइंट छांटना, निकालना, जबकि पता है आपको सारा एनसीईआरटी का से ही आपका पूरा पेपर बनता है, सोशल साइंस का हो चाहे आपका ईवीएस का हो। इसलिए मैंने वो सब नोट्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। आंसर इसके अंदर से हो जाएगा इसमें भाई आपका
8वें का बहुत ही सिंपल था, जीवन का। ठीक है, तो मौलिक अधिकार प्रदूषण रहित हवा का अधिकार किस मौलिक अधिकार में? जीवन के अधिकार में। अच्छा, जीवन के अधिकार में और क्या क्या है ये भी आप बता सकते हो। पानी का अधिकार भी, इसको आप लिख लो, पानी का अधिकार। प्रदूषण रहित हवा का तो अधिकार हो गया, लेकिन पानी का अधिकार भी ये हमारे मौलिक अधिकार में रखा गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो हम उसकी सेफ्टी कौन करेगा? हमारे मौलिक अधिकारों की उसकी सेफ्टी करेगा सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट। ठीक है, और बाकी के जितने भी मौलिक अधिकार है इनके बारे में चीजें डिटेल में पढ़ लेना, कंफर्म आना है 1 नंबर का आपका। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता, थर्ड फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर, या फिर फोर्थ लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। बताओ सही आंसर क्या होगा? हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो आप लोग और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ, आप सभी को पता है मैं वीडियो में नहीं बोलता बार बार कि भाई लाइक करो लाइक करो, आप लोग खुद कर लिया करो। देखिए इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, कि नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ जो भी उनके पशु होते हैं लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, किस ऋतु के हिसाब से यहाँ चल देंगे फिर ऐसे ट्रांसफर होते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका ऋतु प्रवास से अभिप्राय। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो एक क्वेश्चन है ना अधिकार, ये आपका पूछ लिया गया क्या होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू करने को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, या फिर फोर्थ संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने में के विषय में। बताओ सही आंसर क्या होगा? देखो जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जिस बच्चे ने सारे अधिकार पढ़े होंगे उसने आंसर सही भी लगा दिए होंगे, जैसे नीचे बच्चे लगा भी रहे हैं। ठीक है, और एजाज से बोल रहे हैं आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जी। वैसे आज तक मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि सर आपके नोट्स बेकार है, क्योंकि इनको बनाने में मान के चलिए 3 से 4 महीने लगे हैं। अब इतनी मेहनत कोई टीचर लगा रहा है तो समझ लो कैसे बने होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने ग्रह पृथ्वी यानी मेरा और आपका ग्रह, उसके विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में वार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यह पूर्णतः गोल है। बताओ सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। ध्रुव यानी पोल्स, ठीक है, पोल्स के पास थोड़ी चपटी है। अब देखो पृथ्वी के बारे में क्या क्या चीजें उनको देख लो भाई, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके अलावा इसको नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी ठीक है। इसके बीच में उभार होता है भाई, ये भी आपका ठीक है, लेकिन ये पूर्णतः गोल है, गलत है। हम सभी को बताया जाता है कि जो पृथ्वी होती है वो ऐसे होती है, गोल होती है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। पृथ्वी गोल नहीं होती, पृथ्वी ऐसे होती है आपकी, जैसा आपका आलू टाइप हो, इस तरीके की आपकी होती है पृथ्वी, तो गोल नहीं होती आपकी पृथ्वी या मेरी पृथ्वी, इस तरीके से होती है। ठीक है, और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर पानी सबसे ज्यादा होता है। कितना पानी होता है? 2/3 हिस्से पर पानी होता है पृथ्वी पर, इसको इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी से संबंधित चीजें मैंने आपको बता दी। एक चीज और लिख लो, अगर पृथ्वी की दूरी आ जाए कि सूरज से कितने नंबर पर है पृथ्वी, डिस्टेंस के मामले में, दूरी के मामले पर, तो वह 3रे नंबर पर है। तो पृथ्वी की जितनी भी चीजें थी वो सब मैंने क्लियर करा दिया आपको। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वो कौन सी कहलाती है? स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक खेती, या फिर गहन कृषि? बताओ सही आंसर क्या होगा? सभी कृषियां महत्वपूर्ण है, कोई सी ना कोई कृषि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। आपकी 9 क्लास बेस्ट है, यू आर आउट थर्ड। हेलो, कमेंट बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं इसलिए नहीं पढ़ पाता, इसलिए मेरा ध्यान क्लास में रहता जाता है। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका भाई आपका थर्ड, वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती होती है, कौन सी खेती होती है? जो मोस्टली बाहर के लोग में होते हैं, यानी जो विकसित देश होते हैं। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े तो खेत होते हैं, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा मशीनों का यूज होता है,
और बेसिकली उत्पादन ज्यादा बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट के लिए की जाती है। तो कौन से देश होते हो? अमेरिका के अंदर ये सबसे ज्यादा होती है वाणिज्यिक खेती, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर होती है, और किसके अंदर होती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी होती है जो वाणिज्यिक खेती है। ठीक है, तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा, वाणिज्यिक खेती। बाकी के खेती के बारे में भी जान लो ताकि आपको इजीली हो जाए। निर्वाह कृषि कौन सी होती है? बस इसमें परिवार का पेट भर जाए, यानी कोई परिवार है उसका पेट भर जाए इतनी खेती कर लो, वो हो जाती है आपकी निर्वाह खेती। उसके अलावा गहन कृषि कौन सी होती है? ये हमारे वाली होती है, हमारे वाली मतलब मेरे वाली नहीं, यानी जो विकासशील देशों की होती है, जैसे हमारा देश जो है तो उसके अंदर ये वाली खेती होती है। उसके अलावा कौन सी बची? स्थानांतरण खेती। ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे नाम से पता चला शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित खेती, कि भाई कुछ समय तो यहाँ तक इस जमीन पर खेती करी, उसके बाद कुछ सालों बाद फिर दूसरी जमीन पर खेती कर दी, जब ये उपजाऊ आ गई तो फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर शुरू करनी, यानी शिफ्टिंग के थ्रू खेती करी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने चारों ही आपको कृषि के बारे में बता दिया, चारों ही महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई सी आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते आपके अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? शिलोंग जो कि सिलचर, उधमपुर जो कि श्रीनगर, ईटानगर जो कि पासीघाट, मनाली जो कि लेह। बताओ सही आंसर क्या होगा? सबसे ऊंचा सड़क मार्ग। जी थैंक यू खुशबू जी और मनीष जी, सभी को थैंक यू। बेसिकली बच्चे को पूरे टाइम यही मैसेज आते हैं, आप बेस्ट हो बेस्ट हो। जब ये इतना टारगेट लेकर आओगे ना तब मानूंगा 120 प्लस का लेकर आओगे कि हाँ सही में जितनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहा हूँ वो वसूल होगी। ठीक है, देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, सीधा सा आंसर लगाना है, वह आपका फोर्थ मनाली या लेह में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन? एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए सामने आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों एक को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, देखना। स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या फिर जल संधि। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? नोट्स के लिए आप लोग मेरा स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर देना, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन एक साथ मेरे साथ दो प्रॉमिस करना, उन नोट्स के अलावा कोई भी बुक मत पढ़ना आप, ना तो किसी पब्लिकेशन की ना कोई एनसीईआरटी की, वरना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नोट्स के अंदर सारा कंटेंट मैंने दिया हुआ है। साथ ही उन नोट्स को 7 दिन पढ़ लेना सिर्फ अच्छे तरीके से, 7 दिन। इन्हीं 7 दिन में आपका पूरा का पूरा वहां से मटेरियल सारा मिल जाएगा, चाहे पेपर 2 का हो चाहे आपका पेपर 1 हो, सिर्फ 7 दिन मेरे कहने से पढ़ लेना और कोई बुक मत पढ़ना। ठीक है, चलिए देखिए जो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है भाई आपका फर्स्ट, स्थल संधि। जो दो बड़े बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं उसको बोला जाता है स्थल संधि। बेसिकली क्या होता है, जमीन के विवाद जैसे होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उसको खात्मे के लिए स्थल संधि कहते हैं। कि भाई मान लीजिए 2 देश है, अब 2 देश के अंदर लड़ाई होगी जमीन के ऊपर, तो उनके बीच में संधि करा देंगे कि यहाँ तक कितनी तेरी है, यहाँ तक कितनी तेरी है। जैसे चाइना वाला हमारे देश के अंदर घुसता रहता है ना, बेसिकली संधि तो करता नहीं, मार ही चाहता है तो इसलिए स्थल संधि इसको कहते हैं, 2 बड़े बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ना। अच्छा इसमें एक चीज और देख लो, ये और देखो, स्थल संधि देख लो, ओ सॉरी जल संधि देख लो। ये जल के विवाद को खत्म करने के लिए बनाई जाती है। जैसे चाइना की बात करी तो दूसरा और ले लेता हूँ, पाकिस्तान को ले लेता हूँ। अब हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर आपको याद हो तो एक संधि हुई थी। अब वो संधि जल के लिए ऊपर ही हुई थी, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या नाम था, किस नदी के लिए वो हुई थी जो जल संधि हुई थी, मुझे आंसर बताओ। ठीक है, चलो मैं ये बता देता हूँ, सिंधु नदी के लिए ये वाली जल संधि हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए अगर ये सिंधु नदी पर हमने कार्रवाई कर दी ना तो पाकिस्तान प्यास मर जाएगा। चलिए फिर भी इतना पंगे लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वो और संधियों के नाम बच्चे बता रहे हैं। वेरी गुड भाई, इससे पता चलता है आपकी तैयारी ऊपर है, आपको चीजें और चीजें डिटेल में पता है। ठीक है, देखो कुछ बच्चे को इसके अंदर वो जा रहा होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, राज्य का पहला नागरिक पूछा है, देश का पहला नागरिक नहीं। तो देश का पहला नागरिक तो राष्ट्रपति हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन राज्य का पहला जो नागरिक होता है वो होता है राज्यपाल, ओ राज्यपाल। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के उद्योगीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था? 19वीं सदी में। ठीक है, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। दूसरा, भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तीसरा, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। फोर्थ, भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराए। बताओ सही आंसर क्या होगा?
देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आंसर पता होना चाहिए क्या परिवर्तन हुआ था। बस ये परिवर्तन हुआ था कि जो भारत था ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादकों के लिए बड़ा बाजार बन गया था 19वीं सदी में। ठीक है, तो आंसर पहले से हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं था। बहुत से लोगों ने गलत दिया आंसर। अगला देखिए, दादन व्यवस्था के बारे में पढ़िए क्या होती है। जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट होता है उसको प्राप्त करता है। दूसरा, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त कर लेता है। थर्ड, जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है। फोर्थ, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने के हेतु जोड़ देता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, चाहे दादन व्यवस्था हो चाहे वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए, सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपके दिमाग में मैं एनसीईआरटी का ये फितूर डालता रहता हूं, क्योंकि पेपर आपका यही से बनेगा, आपका एनसीईआरटी से। ठीक है, बताइए आंसर सही हो जाएगा भाई इसमें आपका सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां व्यापारी होता है कच्चे माल की तो आपूर्ति कर देता है और फिर जो माल तैयार हो जाता है उसको प्राप्त कर लेता है, सेकंड हो जाता है। ये होती है आपकी दादन व्यवस्था बोला जाता है इसको। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930 या फिर 2 अक्टूबर 1930। बताओ सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, ये सब देखो नोट्स के अंदर मैंने आपका पहले इसकी आपकी दो आपको नोट्स मिलेंगे एनसीईआरटी के, बता रहा हूं मैं। एक में तो आपको सारा एनसीईआरटी मिलेगा 6 to 8 क्लास तक का A to Z एनसीईआरटी। एक आपको एक और अलग से नोट्स मिलेंगे जिसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, 2011 से लेकर अभी तक जो भी आपके पूछे गए वो मिलेंगे। ये नहीं कि मैंने एक के अंदर सारा इंक्लूड कर दिया, सारा एनसीईआरटी दिया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ ये जो 60 नंबर आपके हैं, इन 60 नंबर में से मान के चलिए आप लोग 50 से 55 तक का स्कोर कर जाओगे अगर आपने इनको 7 दिन अच्छे तरीके से पढ़ लिया। और यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट पास तो आपका सीटेट भी पास। देखिए जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर से हो जाएगा भाई इसमें आपका सेकंड 26 जनवरी 1930 आंसर से सेकंड हो जाएगा। बच्चे गलत कर रहे हैं तो किसकी, एक ये भी बात देख लो, किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये आपका, तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा 26 जनवरी 1930। और भारत का संविधान कब पारित हुआ था इसको लिख लो, वो हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हो गया था। अब बढ़ते हैं आपके अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है किसका है। तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, फोर्थ फारसी व भारतीय शैलियों का। बताओ सही आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, कोई बात नहीं। देखो जल्दबाजी में आप लोग गलत मत दिया करो, एग्जाम में आपको भारी पड़ेगी गलती। क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो तब आंसर दिया करो। इसलिए मैं आपको ये सब टेस्ट वेस्ट लेता रहता हूं ताकि आप यहाँ जितनी गलती कर सको एग्जाम में ना दे सको। ठीक है, देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें आपका आंसर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका फोर्थ आंसर सही है। फारसी व भारतीय शैलियों का ये आपका मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प, फोर्थ सही हो जाएगा। इसके अंदर कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप कि अटलांटिक महासागर यानी जो अटलांटिक ओशन है उसके विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़िए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। यह अंग्रेजी के एस आकार के साइज का है, आकार का है। दूसरा, इसकी तटरेखा सरल व रेखीय व निर्बाध है। थर्ड, यह व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। बताओ इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा सही है, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपके ओशन यानी महासागर से पूछा जाता है जरूर, जितने भी महासागर है सभी को कर लेना, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। जी हाँ सोनू कुमार जी, देखिए इसके बारे में अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल सा है कि भाई अंग्रेजी के एस आकार जैसा है, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सेकंड आपका गलत है कि इसकी तटरेखा सरल व निर्बाध है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। ए और सी कहां पर है,